बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी दीवारों के पीछे। His Highness Raja Mahendra Singh and Her Highness Rani Malvika invite you to spend a week in the Royal Palace of Shripur. अंजलि ने तीसरी बार कार्ड में लिखे अक्षरों को पढ़ा कि नाम उसी का है भी कि नहीं। मिस अंजलि चौहान उसी का नाम था और पता भी यही था। कार्ड कुरियर से आया था। बाहर कोई सील भी नहीं थी कि वो चेक कर पाती कि डाक आई कहां से है और ये निमंत्रण असली है कि कोई मजाक है। उसने कार्ड को उलट पलट कर देखा। कार्ड क्या, वो एक कीमती ज्वेलरी बॉक्स की तरह था। मखमली खोल में लिपटा एक बक्सा जिसमें बाहर उभरे हुए दो शेर के मुंह बने हुए थे और उनके बीच एक झंडा था और झंडे पर सुनहरा गोल सूरज बना था। अंजलि ने उसके ऊपर उंगलियां फिराई। कार्ड देखने में तो वाकई रॉयल लग रहा था, किसी राजा के फरमान की तरह। रेशमी कपड़े के ऊपर अक्षर छपे थे और उसके चारों कोनों पर महीन जरदोजी की कढ़ाई थी और नीचे श्रीपुर के महाराज की एक मोहर भी तो लगी थी। भले ही इस मोहर में आज कोई ताकत नहीं थी, पर यह कार्ड तो सचमुच का निमंत्रण ही था, खास उसके लिए। श्रीपुर के राजमहल में पूरा एक सप्ताह, वो भी शाही मेहमान बनकर। अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या ख्वाब इतनी आसानी से पूरे हो जाते हैं? 21वीं सदी है, यहां प्रजातंत्र है, तो निमंत्रण ऐसे चुपचाप नहीं आएगा तो क्या मुनादी पीटी जाएगी कि सुनिए सुनिए सुनिए, हर रामो खास को सूचित किया जाता है कि मिस अंजलि चौहान सुपुत्री श्रीमती कुमुद चौहान को आदेश दिया जाता है कि वो फला फला तारीख को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऑफ श्रीपुर एस्टेट के राजमहल में हाजिर हों। अंजलि को अपने ही ख्याल पे हंसी आ गई। सच ये था कि अब न पहले जैसे राजे महाराजे रहे थे, न उनकी शान और शौकत, लेकिन अंजलि अब भी वो सब देखना चाहती थी जो कुछ भी बाकी रह गया हो। वो महसूस करना चाहती थी कि कैसा लगता होगा ताकतवर होना, स्पेशल होना। अंजलि को अकेले खड़े मुस्कुराते देखकर उसकी मां करीब आ गई। बड़ी खुश दिख रही हो, किसकी शादी का कार्ड है? उन्होंने कार्ड में झांकते हुए पूछा। अंजलि ने बिना कुछ कहे कार्ड अपनी मां के हाथ में पकड़ा दिया और वहीं पास पड़ी बेंत की कुर्सी पर बैठ गई। खुशी के अलावा संशय भी मन में उपजने लगे, कुछ सवाल कौंधने लगे। कैसा अजीब संयोग है कि उसे राजमहल से निमंत्रण आया है। वो कैसे जानते हैं कि मैं एक बार, बस एक बार उन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे झांकना चाहती हूं, पढ़ना चाहती हूं उनमें लिखी शौर्य की इबारतें, जानना चाहती हूं कि कैसे मीलों दूर तक फैला साम्राज्य एक महल के भीतर से कंट्रोल होता होगा, और कैसा लगता होगा जब आपकी जबान से निकली हर बात आदेश बन जाए और आपका लिखा कानून। बचपन में अंजलि दुआ करती थी कि कहीं से टाइम मशीन मिल जाए तो वो रानी अहिल्या के दरबार में पहुंच जाए, या देखे कि बादशाह अकबर कैसे काम करते थे, या मेवाड़ के रेतीले मैदानों में किस तरह लड़ाइयां लड़ी गई होंगी, कैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ में बांधकर युद्ध के मैदान में उतरी होंगी। ये क्या है अंजलि? मां ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया तो अंजलि ख्यालों से बाहर आई। उसकी मां के चेहरे पर परेशानी के गहरे भाव झलक रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, ये किसने बुलाया तुझे, और तू जा तो नहीं रही ना? अंजलि मां के पास आकर बैठ गई। वो समझ रही थी अपनी मां की फिक्र, कुछ अनोखी नहीं, बस दुनिया की हर मां जैसी फिक्र। फिर उसकी मां ने तो उसको अकेले पाला था, उसके लिए पता नहीं कितनी मुश्किलों को सहा था और कितनी तकलीफों को अनदेखा किया था। उसने मां के कंधे पर सर रख दिया, बोली, मां ये निमंत्रण है रजवाड़े से, खास मेरे लिए, तुम मना मत करना प्लीज। मां जानती थी कि यह उनकी बेटी का सपना था।
उस उम्र में जब बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहते थे, तब अंजलि कहती थी कि मैं रानी बनूंगी। माँ चाह कर भी उसे मना नहीं कर सकती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब 3-4 साल से अंजलि बैंक में नौकरी कर रही थी और तब से उनकी जिंदगी संभल गई थी। वक्त बेवक्त मुश्किलों ने उनके दरवाजे पर दस्तक देना छोड़ दिया था और अलमारी में रखी गुल्लक भी खनकती रहती थी। 2 कमरों के उनके घर में अब खुशियों का कब्जा था। माँ के माथे पर स्थायी कब्जा करके बैठी शिकन भी अब मिट गई थी। अंजलि का खोया आत्मविश्वास उसकी नौकरी के बाद धीरे धीरे लौट रहा था, लेकिन उसके मन में पड़ी खरोचों के कुछ निशान अब भी बाकी थे। शाम को अंजलि बैंक से लौटी तो 2 कमरों वाले उसके छोटे से घर से आरती में जलाए कपूर और अगरबत्ती की खुशबू बाहर तक आ रही थी। उसने आंगन में लगे नल पर जल्दी जल्दी हाथ पांव धोए और दौड़ती हुई अंदर पहुंच गई। माँ ने पलटकर उसको देखा और फिर वापस अपनी आरती गुनगुनाने लगी। अंजलि भी उनके करीब खड़ी हो गई। माँ ने पूजा खत्म करके आरती का थाल आगे किया और प्रसाद उसके हाथ में पकड़ा दिया। बोली, तेरा जाना जरूरी है? जब से अंजलि को शाही परिवार का निमंत्रण मिला है, तब से माँ के मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं घुल रही थीं। अंजलि ने प्रसाद की मीठी मिश्री मुंह में डाली और मुस्कुरा दी। हाँ माँ, देखूं तो कि महलों में रहने वाली रानियां ऐसे बेफिक्र कैसे रहती हैं? उनकी आंखों में मेरी माँ के जैसे डर क्यों नहीं होते? और महलों की ऊंची दीवारों के पीछे से कभी किसी के सिसकने की आवाज क्यों नहीं आती? कितनी जिज्ञासाएं थीं, कितने सवाल थे अंजलि के मन में। जिस जिंदगी की सिर्फ कल्पना की थी, वो जिंदगी आज उसे तोहफे में मिल रही थी। भले 7 दिन को ही सही, लेकिन वो शाही परिवार का हिस्सा होने जा रही थी। निमंत्रण मिलने के ठीक 10वें दिन अंजलि ट्रेन पर सवार थी। फर्स्ट एसी का शानदार कैबिन। उसने यहां वहां नजर दौड़ाई। सब कुछ एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित। कैबिन में 4 बर्थ थीं, यानी उसको मिलाकर 4 लोग। लेकिन ट्रेन की धड़धड़ाहट के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। सब चुपचाप बैठे थे और फर्स्ट क्लास के कोच में न कोई चाय वाला घूम रहा था, न ही कोई चना मूंगफली वाला। अंजलि खुद को दूसरे यात्रियों के बीच थोड़ा मिसफिट महसूस कर रही थी। वो एक निरीह मेमने की तरह सिमट के बैठ गई। अपने कंफर्ट जोन के बाहर वो सचमुच बहुत असहज थी। एक पल को यह ख्याल भी आया कि महलों के लालच में चल तो पड़ी है, लेकिन वहां रह भी पाएगी या नहीं? एक भी चेहरा जाना पहचाना नहीं होगा, कोई उस जैसा नहीं होगा। तो कैसा होगा वहां रहने वालों का चेहरा? कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। अंजलि ने अपने बैग से किताब निकालकर खोल ली, लेकिन अक्षरों की जगह दृश्य नाचने लगे। तख्त पर बैठी रजिया सुल्ताना नजर आने लगी, दिल्ली सल्तनत की मलिका। जबरदस्त विरोध के बाद उनका शासन की बागडोर थामना और फिर बिना नकाब पहने युद्ध के मैदान में जाना। अंजलि के रोंगटे खड़े होने लगे। उसने खुद को अपनी ही बाहों में समेट लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन की रफ्तार धीरे होकर अब रुकने लगी थी। कभी उसकी जिंदगी भी ऐसे ही ठहर गई थी, जब कॉलेज खत्म होते ही उसके मामा और मौसियां मां पर उसकी शादी कर देने पर जोर डालने लगे थे। उसने रोकर, नाराज होकर, समझाकर किसी तरह सबको राजी किया था, लेकिन उसे बस साल भर की मोहलत दी गई थी और उस छोटे से वक्त में अंजलि ने दिन रात एक करके बैंकिंग की परीक्षा पास कर ली। उसे लगा था जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। पहले दिन बैंक में अपने कैबिन में रखी कुर्सी पर बैठना उसे किसी ताजपोशी से कम नहीं लगा था। उसके पास कोई राज मुद्रा, कोई मुहर नहीं थी, लेकिन उसके दस्तखत की भी अब थोड़ी बहुत कीमत थी। दिल्ली से श्रीपुर का सफर कब तय हुआ, अंजलि को एहसास ही नहीं हुआ। उसका मन तो अपनी अलग यात्राएं कर रहा था। ट्रेन श्रीपुर के छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुक गई थी। वहां उतरने चढ़ने वाले कम ही लोग थे। अंजलि ने अपना बैग उठाया और नीचे उतर आई। क्या करूं, कहां जाऊं?
पूछूं किसी से कि यहाँ के राजा कहाँ रहते हैं? कितना अजीब सवाल था। राजा, वो भी आजादी के इतने सालों बाद। और उसने तो राजा रानियों को बस कहानियों में देखा था, यहां कहां ढूंढे। अंजलि ने बैग से वो निमंत्रण पत्र निकाला और ऊपर लिखा नाम मन ही मन दोहराया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, द रॉयल एस्टेट ऑफ श्रीपुर। क्षमा करिए अंजलि जी, राजा साहब ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है। अंजलि ने चौंक कर देखा। उसे पता ही नहीं चला कब उसके सामने दो सजे संवरे आदमी आकर खड़े हो गए थे। एक ने आमतौर पर पहना जाने वाला 3 पीस सूट पहना था और दूसरा जो पीछे खड़ा था उसने गहरे नीले रंग का बंद गले का कोट और शेरवानी पहन रखी थी। उसके सर पर कलगी वाला साफा भी था। साफे वाले ने आगे बढ़कर अंजलि के हाथ से उसका बैग ले लिया और सामने खड़ी चमचमाती कार में रख दिया। सूट पहने व्यक्ति ने अंजलि को अपना परिचय दिया कि वो प्रिंसली एस्टेट का मैनेजर है। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका सपना वाकई पूरा होने की कगार पर था। कार धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। पिछली सीट पर बैठी अंजलि बोनट पर लगे झंडे को फड़फड़ाते हुए देख रही थी। तकरीबन यही हाल उसके मन का भी था। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत बड़े लोहे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंजलि को लगा जैसे वो किसी अलग दुनिया में प्रवेश कर रही हो, कोई जादुई दुनिया। कार एक बहुत बड़ी हवेली नुमा इमारत के सामने बने पोर्च के नीचे जाकर रुक गई और एक सजे धजे दरबान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अंजलि ने हिचकते हुए बाहर पैर रखा। उसे अपने कदमों के नीचे नर्म मोटे कालीन का एहसास हुआ। रात सी जिंदगी का पहला एहसास। वहीं पास खड़ी राजस्थानी पोशाक पहने एक उम्र दराज महिला ने आगे बढ़कर उसके माथे पर टीका लगाया, उसके ऊपर गुलाब जल छिड़का और नाजुक से लहजे में कहा, आइए खमागणी, यू मोस्ट वेलकम। क्या शाही स्वागत था। सब कुछ किसी और दुनिया जैसा, आसमानी सा। लेकिन अंजलि खुश होने की जगह अनजान लोग, अपरिचित सा माहौल देखकर डर रही थी। द्वार 4 के बाद उसे अंदर लाया गया। महल के भीतर एकदम सन्नाटा था। बड़े बड़े कमरे तकरीबन खाली पड़े थे। ऊंची छतों से आलीशान झूमर लटके थे। खिड़कियों पर हल्के पारदर्शी पर्दे झूल रहे थे। अंजलि को एक बड़े से कमरे में पहुंचाकर वो महिला चली गई। वो शायद गेस्ट रूम था। अंजलि वहां रखे दीवान के कोने में बैठ गई, इस इंतजार में कि अब कोई बताने आएगा कि वो क्या करे, कहां जाए। तभी कमरे में हल्की सी आहट हुई। दरवाजे पर राजाओं जैसी सजधज में एक शख्स खड़ा था। एड़ियों तक लंबा अंगरखा, कमर पर रेशमी पटका, सर पर रंग बिरंगी पगड़ी और पैरों पर नुकीली मोजड़ी यानी जूतियां। अंजलि के लिए यह पहनावा एकदम नया था, अनजाना, अनदेखा। फिर उसकी नजर चेहरे पर जाकर टिक गई। घनी दाढ़ी जिसमें जहां तहां हल्की सफेदी झलक रही थी, लंबी ऐंठी हुई मूछें और काली गहरी आंखें। अंजलि चौंक गई। ये चेहरा तो अनजाना नहीं था। वो जानती है इस शख्स को, पहचानती थी इन आंखों को। वो हैरान थी। वो याद कर रही थी कि ये आदमी कौन है ये, और ये यहां क्या कर रहा है। श्रीपुर के महल के आलीशान मेहमान खाने में कुछ पल को वक्त जैसे थम गया था। सलीके से सजे उस कमरे की खिड़कियों पर लटके रेशमी पर्दे हवा में जरा सा लहरा रहे थे। कोने में रखे मिट्टी के परातनुमा बर्तन में तैरती गुलाब की पंखुड़ियों की हल्की महक कमरे को खुशनुमा बना रही थी। दीवान पर बैठी अंजलि दरवाजे पर खड़े शख्स को एक टक देख रही थी। वो भी ठहरा हुआ था, जैसे उसे अपने पहचाने जाने का इंतजार हो। अंजलि अपने माथे पर हाथ फिराने लगी, अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगी। कहां देखा है, कब देखा है, वो सोचने लगी। आप यहां कैसे?
मैं शायद आपको जानती हूं, पर यहां इस महल में। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। अंजलि की हकबकाहट को अनदेखा करके उन्होंने संजीदगी से कहा, मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, महल में आपका स्वागत है। अंजलि, इस पूरे सप्ताह आप हमारी मेहमान हैं। थोड़ा आराम कर लें, फिर ड्राइंग रूम में दोबारा मुलाकात होगी। इतना कहकर वो चले गए और अंजलि हैरान सी वहीं खड़ी रह गई। उनके जाते ही उसको हर बात याद आ गई। याद आया वो दिन जब शायद 1 साल पहले वो और उसकी माँ पहली बार श्रीपुर का पैलेस घूमने आए थे। जब से अंजलि की नौकरी लगी थी और उसके बैंक अकाउंट में महीने के आखिर में भी पैसे बचे रहने लगे थे, तब से उसने नियम बना लिया था कि वो और माँ जिंदगी को अपनी तरह से जिएंगे, पूरी तरह से। आधी से ज्यादा उम्र घर की चारदीवारी में गुजार देने के बाद अब वो अपनी माँ को घुमाना चाहती थी, क्योंकि आधी से ज्यादा उम्र उन्होंने घर की चारदीवारी में ही गुजार दी थी। उसे खुद भी किलों और महलों को देखने का शौक था। उसे रजवाड़ों से जुड़ी कहानियां हैरान करती थीं। वो महलों, राजाओं की सत्ता और शक्ति से मुग्ध रहती थी। वो पहले भी यहां आई थी, शायद पिछली बारिशों में। तब वो और माँ शहर के किसी छोटे से होटल में रुके थे। तब वो शाही मेहमान नहीं थी। उस दिन सुबह से हल्की बारिश थी। अंजलि अपनी माँ के साथ पैलेस के बाहर जमा टूरिस्टों की लाइन में लग गई थी। महल देखने के लिए टिकट जरूरी था। हिंदुस्तान के बाकी रॉयल पैलेस की तरह यहाँ भी महल के एक हिस्से में शाही परिवार रहता था और बाकी का हिस्सा पर्यटकों के देखने के लिए खुला हुआ था। अंजलि की इच्छा तो उस हिस्से को देखने की थी जो आम लोगों के लिए बंद था, जहां का रास्ता लाल फीते से रोक रखा था, जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा था। मगर वो कहां संभव था। महल में जाने से पहले उन्होंने एक गाइड कर लिया था जो उन्हें महल के वास्तु के अलावा इतिहास के पन्ने भी पढ़वाता रहा। बड़ा दिलचस्प गाइड था। राजस्थान के राजा महाराजों के किस्से सुनाने के साथ वहां के लोकगीत भी गा रहा था। केसरिया बालम पधारो नी, पधारो महारे देश। अंजलि मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही थी। कितनी कहानियां दबी हुई थी उन पत्थर की मोटी दीवारों में। लाल पत्थर और संगमरमर की मिलीजुली इमारतें उसके मन में एक तस्वीर की तरह चस्पा होती चली जा रही थीं। शाम ढलने लगी थी। माँ थक के चूर हो गई थी, लेकिन अंजलि का मन कहाँ भरा था। उस शाम वो माँ को होटल में छोड़कर दोबारा महल में आ गई। अब की बार वो अंदर नहीं गई। महल के पीछे की तरफ एक बड़ी झील थी, एकदम शांत। महल का अक्स पानी में तैर रहा था। अंजलि टहलते हुए दूर तक चली आई थी। आसपास इक्का दुक्का लोग कभी दिख जाते, वरना महल का वो हिस्सा एकदम सूना था। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां। अंजलि एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शायद गूलर का पेड़ था वो। पेड़ के तने में ढेर सारे गोल गोल फल लगे थे, गुच्छों में, पर जिसके फूल किसी ने नहीं देखे थे। जो किसी ने नहीं देखा वही तो देखने आई थी वो। अंजलि ने उछल उछल कर हाथ बढ़ाकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फल हाथ नहीं आए। उसने ऊपर नजर दौड़ाई कि क्या पता कोई फूल दिख जाए, लेकिन फूल कहीं होते तब नजर आते ना। लेकिन उसकी नजर दूर बैठे एक शख्स पर पड़ी जो खामोशी से झील के उस पार कहीं देख रहे थे। अंजलि झेप गई थी। क्या पता बागीचे के माली या महल के केयरटेकर हों। कहीं कोई जुर्माना न ठोक दें। आखिर ये उनका महल था, यहां उनका शासन था। वो वापस चुपचाप पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गई। कोई आधा घंटा वहां बैठने के बाद वो लौटने लगी तो उसकी नजर फिर उन शख्स पर पड़ी। वो अब भी उसी तरह बैठे थे, क्षितिज से भी आगे, एक टक किसी बिंदु को देखते हुए। अंजलि उनके पास चली गई, लेकिन उन्होंने अंजलि का आना नोटिस नहीं किया। अंजलि उसी बेंच पर उनके पास बैठ गई। वो चुपचाप उनको देखती रही। उसे लगा उनके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उनकी पलकों के कोर गीले थे। उनके चेहरे पर उदासी का गहरा रंग बिखरा था। अंजलि हैरान थी। उनके जैसे लंबे चौड़े कद्दावर इंसान को आखिर किस बात ने रुला दिया था।
वो जानती थी कि अकेले में इंसान अपने बहुत गहरे, एकदम निजी दुखों पर आंसू बहाता है। अंजलि ने हौले से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक गए लेकिन कुछ बोले नहीं, न अपनी आंख पोंछी, न वहां से उठकर जाने की कोशिश की। अंजलि ने अपना रुमाल उनके आगे कर दिया, हंस के बोली, रो लीजिए, यहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि इतने बड़े होके रो रहे हैं। अंजलि की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिए थे, लेकिन चेहरे की उदासी आंखों से नहीं गई थी। अंजलि उन्हें नहीं जानती थी और वो भी अंजलि को नहीं पहचानते थे। शायद यही वजह थी कि वो असहज नहीं हुए थे। अनजान लोगों के सामने शायद अपने मुखौटे उतार कर फेंकना सबसे आसान है, क्योंकि वो आपकी हकीकत को बिना सही गलत बताए स्वीकार कर लेते हैं। वो आपसे सवाल नहीं करते, आपको जज नहीं करते। अंजलि पता नहीं कितनी देर साल भर पुरानी उस शाम को याद करती रही जो उसने इसी महल के बागीचे में गुजारी थी। वो उस चेहरे का खाका अपने मन में खींचती रही। कोई सूरत बन तो रही थी, उसका सर घूमने लगा। उस शाम उसे जो शख्स मिला था वो तो यही थे जो अभी उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। इस रियासत के राजा, इस महल के मालिक, इस रॉयल फैमिली के सिरमौर। अंजलि को सिहरन सी महसूस हुई। कितनी मूर्ख है वो। उस शाम कैसे नहीं जान पाई कि वो खुद राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। कैसे नहीं पहचान पाई उनको। उनकी कितनी तस्वीरें पूरे महल में लगी थीं, लेकिन चमचमाते लिबास, आभूषण, हाथ में तलवार और सर पे रखी पगड़ी के बिना वो एकदम अलग लग रहे थे। शायद उस शाम वो राजा थे ही नहीं। उस शाम तो वो उनकी तरह एक आम इंसान थे जो किन्हीं हालात से घबराए हुए थे, परेशान थे, दुखी थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अंजलि उठकर खड़ी हो गई। अब तक उसने सफर में पहनी हुई जीन्स और टॉप बदलकर पारंपरिक पोशाक पहन ली थी। रजवाड़े में रहकर वो उसी रंग ढंग में ढल जाना चाहती थी। जल्दी ही दोपहर के खाने के लिए बुलावा आ गया। उसने दुपट्टा ठीक किया और जो बुलाने आए थे उनके पीछे पीछे चल दी। बड़े नियम कायदे थे महल के। उसका मन बल्लियों उछल रहा था। अब तो राजा भी उसको जानते थे। उन्होंने अंजलि से अपने दुख साझा किए थे। अंजलि ने भी अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने डर सब कुछ उनके सामने खोल कर रख दिए थे। ये सच है कि सुखों से ज्यादा दुख हमें करीब लाते हैं। उन 2 घंटों में ही वो जैसे दोस्त बन गए थे। अंजलि ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसको थोड़ी घबराहट होने लगी। थोड़ी सी असहजता महसूस हुई। लंबी टेबल के एक तरफ राजा महेंद्र सिंह बैठे थे। उनके पास उनकी पत्नी यानी रानी मालविका थी। हल्की गुलाबी राजस्थानी पोशाक पहने हुए वो वाकई किसी राज्य की महारानी ही लग रही थीं, किसी पौराणिक पात्र की तरह। उन्होंने मोती के हल्के गहने पहन रखे थे और दूसरी तरफ एक लड़का बैठा था जो चुपचाप सर झुकाए अपनी प्लेट में उंगली से कुछ रेखाएं खींच रहा था। अंजलि को लगा कि वो शायद उसका हमउम्र होगा, उसके जैसा, लेकिन राजसी कपड़े और सर पर बंधी पगड़ी उसको एक अलग ही दुनिया का इंसान बना रही थी। सच तो था, कैसी अलग दुनिया थी इन लोगों की। कम से कम उसे अब तक तो ऐसा ही लग रहा था। अंजलि सबकी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराई। उसको तो यह भी नहीं सूझा कि उनका अभिवादन किस तरह करे। रानी साहिबा ने उसको अपने पास बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही दूसरी तरफ खड़े एक अटेंडेंट ने उसके सामने रखी एक बड़ी सी चमकदार थाली पलटकर सीधी कर दी और दर्जनों कटोरियों में व्यंजन परोसे जाने लगे। खाना शुरू करने के पहले राजा महेंद्र सिंह ने अपने परिवार से उसका परिचय करवाया। अंजलि ने सबकी तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाया और मुस्कुरा दी। उस लड़के ने, जो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा था और रॉयल फैमिली का उत्तराधिकारी था, अंजलि की तरफ देखते हुए भवें उचकाईं और पूछा, सो यूर अ बैंकर? अंजलि को समझ नहीं आया क्या कहे। इतने बड़े राजसी परिवार के साथ बैठी वो अदना सी एक बैंक कर्मचारी। वो बोला, मैं भी फाइनेंस एक्सपर्ट हूं। आई माइट जॉइन अ मल्टीनेशनल सून। अंजलि चौंक गई। उसने राजा के चेहरे के बदलते भाव देखे, रानी के माथे पर आई शिकन देखी। उसे याद आया कि उस शाम महल के पीछे के बागीचे में बैठे
राजा महेंद्र सिंह अपने बेटे की वजह से अपनी साख गिर जाने की कुछ बात कर रहे थे। तब वो नहीं जानती थी कि वो राजा हैं और अब ये नहीं समझ पा रही थी कि बेटे के कहीं नौकरी करने से उनके खानदान की साख कैसे गिर जाएगी। अंजलि ने राजा को कुछ देर देखा, उनकी सूरत पर आए भावों से उनका मन टटोलने की कोशिश की, फिर हंसते हुए बोली, जरूर ज्वाइन करिए, आजकल बहुत स्कोप है इस फील्ड में एंड दे पे वेल। अंजलि की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे भी मनी मन हंसी आई। पे वेल, कोई कंपनी एक राजा को कैसे अफोर्ड कर सकेगी और आखिर कितना पे करेगी। उसे अपने कहे पर खुद ही गुस्सा आने लगा, लेकिन अब तीर कमान से छूट चुका था और शायद सीधे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के दिल पर लगा था, क्योंकि उनका चेहरा तमतमा रहा था। वो थोड़ी देर अंजलि को देखते रहे, फिर बोले, अंजलि आप शायद भूल रही हैं कि आप श्रीपुर के राजकुमार से बात कर रही हैं। राजा किसी की नौकरी नहीं किया करते। राजा का सख्त लहजा सुनकर अंजलि कांप गई। उसने उनके चेहरे को ध्यान से देखा। वहां न कोई पिता था, न उस दिन वाला कोई दोस्त। उस चेहरे पर तो राजसी सजधज वाला एक मुखौटा चढ़ा हुआ था। उसने रानी और फिर राजकुमार की तरफ देखा, लेकिन वहां भी सपाट चेहरे ही नजर आए। अंजलि का दिल बैठने लगा। पहले ही दिन उसका राजमहल में दम घुटने लगा था। अंजलि का राजमहल में पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा। उसको राजा के नाराज होने से ज्यादा इस बात का दुख था कि उन्होंने अपने परिवार के सामने अंजलि को पहचानने से इनकार कर दिया था। वो सोच रही थी कि उनको तो सबको खुश होकर बताना चाहिए कि ये लड़की पहले भी हमारे महल में आ चुकी है और ये भी कि इसके भीतर रजवाड़ों को करीब से देखने का सपना पल रहा था और आज उनकी वजह से पूरा हुआ है। लेकिन अंजलि समझ नहीं पाई कि उनकी बेरुखी का कारण क्या था। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। कमरे में पड़े पड़े उसे बेचैनी होने लगी तो वो बाहर निकलकर एक छोटी सी दालान नुमा जगह पर आकर बैठ गई। बाहर बागीचे में अच्छी तरह कटी हुई घास, आसपास क्यारियों में मौसमी फूल और एक कोने में छोटा सा फव्वारा था। कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ, अंजलि बुदबुदाई। और सब कुछ एकदम व्यवस्थित। राजा के आदेश के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। वाकई। हेलो, किसी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो चौंक के पलटी तो सामने श्रीपुर के राजकुमार मलय खड़े थे, वही जिनसे राजा महेंद्र ने सुबह सुबह उसका परिचय करवाया था। साधारण नीली जीन्स और सफेद शर्ट में वो एक आम लड़का लग रहा था। अंजलि हंस के बोली, मुझे लगा रॉयल फैमिली में सब एक दूसरे को खम्मा घड़ी ही कहते होंगे, हाय हेलो नहीं। अंजलि की बात सुनकर मलय भी हंस दिया। खम्मा घड़ी तो हर राजस्थानी का ट्रेडिशनल तरीका है ग्रीट करने का, और महलों के भीतर रहने वाले भी आपकी तरह आम लोग होते हैं। हाँ, और आम लोगों की तरह बैंकर बनना चाहते हैं, अंजलि ने कनखियों से मलय को देखते हुए कहा। अंजलि की बात सुनकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया। वो मलय के थोड़ा करीब आई, पर वो कुछ कहती कुछ पूछती उससे पहले मलय बोला, आपको महल में बुलाया है, आज गणगौर पूजा है, राजमाता चाहती हैं कि आप भी शामिल हों। अपनी बात कहकर वो बिना एक पल रुके वापस लौट गया। अजीब इंसान है, क्या राजाओं को हंसने बोलने की भी मनाही होती है? कौन जाने किसी से इजाजत लेनी होती हो कि महाराज क्या हम हंस लें? हुक्म मैं रोना चाहता हूं, अगर आप हाँ कह दें तो। कहता है हम भी आम लोग ही हैं। खाक आम लोग। अंजलि बड़बड़ाते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर में महल के अंदर से शंख बजने की आवाज आने लगी। शायद पूजा शुरू हो गई थी, गणगौर पूजा। रंग बिरंगे राजस्थान के इस खास त्योहार को राजमहल में कैसे मनाते हैं, ये देखना कितना अलग अनुभव होगा। ये सोचते ही अंजलि के मन में जमा चिड़चिड़ाहट दूर हो गई और वो तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद हरा नारंगी लहरिया और हाथ भर के लाख की जड़ाऊ चूड़ियां पहनकर वो पूजा वाली जगह पहुंची तो कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे वो किसी फिल्म के सेट पे आ गई है। चारों तरफ फूलों की लड़ियां, सुंदर बंधनवार, घी के दिए और कांस के बड़े बड़े कलश रखे थे।
राजा और रानी पूजा में बैठे थे, अपनी पूरी रात सी सज धज के साथ। जितने परिवार के लोग थे उससे 2 गुना अटेंडेंट तैनात थे। ये है राजाओं के ठाठ, एक आवाज में लोग दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ जो आजादी के बाद इनकी संपत्ति सरकार ने ले ली, इनके टाइटल छीन लिए। फिर कुछ सालों में प्रीवी पर्स यानी राजाओं को दिया जाने वाला पैसा भी बंद हो गया। लेकिन राजाओं की दमखम कहां कम हुई। अंजलि को लगा जैसे उसका यहां आना सफल हो गया। पूजा खत्म हुई तो अंजलि रानी मालविका के पास पहुंच गई। वो पंडितों को दान दक्षिणा देने में व्यस्त थी। वो देखती रही उन्हें और उनके हाव भाव। कितनी सुंदर थी वो, और कैसा दमदार व्यक्तित्व, और उस पर पारंपरिक सजधज। माथे पर राजपूती बोरला झूल रहा था, गले में मोटी हंसली, हाथ में बाजूबंद और पैरों में सोने की पायल। अंजलि ने अपना कैमरा निकाल लिया। अभी वो फोकस कर ही रही थी कि रानी ने उसके लेंस पे अपनी हथेली रख दी। बोली, तस्वीरें मत कीजिए, ये हमारा परिवार है और यहाँ बाहरी मेहमान है। महाराज ने आपको निमंत्रण भेजा है, इसीलिए आप यहाँ हैं, बस। अंजलि हैरान रह गई। इतनी रूड, ऐसे नाजुक नए नक्श और उस पे ये लहजा। उसका मन किया कि पूछे कि क्यों दिया निमंत्रण, क्यों बुलाया महल में, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में लौट आई। वो सोचती रही कि महाराज मिलेंगे तो पूछेगी जरूर कि क्यों बुलाया था मुझको, लेकिन महाराज के दर्शन भी तो दुर्लभ थे। वो नहीं जानती थी कि इतने बड़े राजमहल में वो एक पल के लिए भी अकेला महसूस करेगी। उसने तो सोचा था कि यहाँ 24 घंटे रौनक रहती होगी, लगा रहता होगा लोगों का आना जाना, लेन देन, सलाह मशवरे वगैरह। लेकिन करीब से देखने पर उसे लगा कि यहाँ तो सभी अकेले हैं, अपने आप में, चुपचाप से। रौनकें भी नकली थीं। उसने नहीं देखा राजकुमार और महारानी मालविका को जोर जोर से हंसते हुए या आपस में शिकवे शिकायत करते हुए। वो और माँ तो कितना समय साथ गुजारते हैं। उसके तो पापा नहीं हैं, लेकिन राजा महेंद्र अपने बेटे के साथ वक्त क्यों नहीं गुजारते। उसे महसूस हुआ कि जैसे यहाँ रजवाड़े में रहने वाले लोग अपने राजा होने की बड़ी कीमत चुका रहे हैं, अपनी शान को बनाए रखने की कीमत। दोपहर भर अंजलि अपने कमरे से नहीं निकली। वैसे भी बिना बुलावे के यहाँ कहीं जाना भी बेकार था। वो अपनी डायरी में 2 दिनों का लेखा जोखा लिखने लगी। नर्म रिक्लाइनर पर बैठी, मुंह में पेन दबाए सोच रही थी कि क्या लिखूं, जो देखा वो या जो महसूस किया वो। अभी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो उठकर बाहर आई तो राजकुमार मलय उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बोला, चलिए आज आपको अपने रेतीले राजस्थान की सैर करवा लाऊं। अंजलि कुछ कहती इससे पहले वो बोला, महाराज का आदेश है। अंजलि हंस दी। आप अपने पापा को भी महाराज कहते हैं? अजीब है आप लोग भी। मलय ने उसके तंज को अनसुना किया और उसे कोहनी से हल्का सा पकड़कर बाहर की तरफ ले गया। वहां एक चमकती रोल्स रॉयस खड़ी थी। अंजलि की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। श्रीपुर से थोड़ा बाहर निकलने के बाद राजकुमार मलय भी उससे थोड़ा खुलकर सहज होकर बात करने लगा। ठीक राजा महेंद्र की तरह उसके पास भी एक मुखौटा था, राजकुमार का मुखौटा। तुम्हारा एम्बिशन क्या है, या कोई सपना? अंजलि ने सवाल किया तो वो हंस पड़ा। अंजलि भी झेंप गई। सब कुछ तो था इसके पास, क्या बाकी रहा जो ख्वाब देखे, किसी चीज का लालच करे। वो कुछ देर तक अंजलि की तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम बताओ, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? सपना तो मैं जानता हूं। कैसे जानते हो तुम? मेरा सपना तुम कैसे जानते हो? अंजलि ने हकबका कर पूछा। तुम पिछली बार पैलेस आई थी तो विजिटर्स कमेंट वाले रजिस्टर में लिखा था तुमने कि तुम रॉयल पैलेस में रहना चाहती हो। ऐसा बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन किस्मत से महाराज ने तुम्हारा नाम शॉर्टलिस्ट किया। अंजलि कुछ देर उस शाम के बारे में सोचती रही जब महल के बागीचे में उसने राजा के मन को बेनकाब देखा था, जब उसने राजा से जी भर के रो लेने को कहा था,
जब कुछ देर को ही सही दोनों एक ही नाव पर सवार थे। क्या हुआ? उसको चुप देखकर मलय ने टोका। मेरी एम्बिशन बहुत छोटी थी, तो एक अच्छी पक्की नौकरी पाना मेरी एम्बिशन थी। पापा जब माँ और मुझको छोड़ के गए तो परिवार में माँ और फिर मैं खुद को निहत्था महसूस करते थे। पापा मुझे दुनिया के सबसे बुरे इंसान लगते थे, आज भी लगते हैं। बस तभी से मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, खुद कमा के घर चलाना चाहती थी, और देखो हो भी गई। शायद सूखी निस्तेज आंखों की पुतलियों के पीछे ही सबसे सच्चे और मजबूत ख्वाब पलते हैं। अंजलि कार के कांच से बाहर दूर तक फैले रेतीले मैदानों को देखते हुए बोली। मैं भी, मलय बोला तो अंजलि चौंक गई। हाँ, मैं भी जॉब करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। थक गया हूं ये राजकुमार का चोगा पहने हुए। लेकिन मैं एक राजकुमार नौकरी कैसे कर सकता है? लोग क्या कहेंगे? ये सूली हर वक्त हमारे सिर पर लटकी रहती है। पता नहीं कैसे मलय अंजलि के सामने सब कह गया था। शायद अंजलि के भीतर का आत्मविश्वास उसको उकसा रहा था, या अंजलि की सहजता, या उसकी आंखों की सच्चाई। पूरे सफर के दौरान मलय और अंजलि दोस्तों की तरह बातें करते रहे। अंजलि को मलय भी उसी की तरह एक सीधा सादा लड़का लगा जो कभी अपने घर की छत पे खड़ा होकर पतंग उड़ाना चाहता है, तो कभी अपने दोस्त की खटारा स्कूटर पर पीछे बैठकर फिल्में देखने जाना चाहता है, जो किसी ठेले पर खड़े होकर राजस्थान का स्पेशल मिर्ची वड़ा खाना चाहता है, जो 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 एक बैंक में एक नॉर्मल सी नौकरी करना चाहता है। हैरान थी अंजलि कि मलय अंजलि जैसी जिंदगी चाहता था। तो क्या इन बड़े बड़े महलों और रियासतों में रहना इतना मुश्किल है? क्या यहां जिंदगी जैसी बाहर से दिखती है वैसी नहीं है? अंजलि के मन का भरम कुछ कुछ तिड़कने लगा था। एक पूरा दिन राजस्थान के छोटे गांवों और कस्बों में घूमकर अंजलि श्रीपुर के राजकुमार के साथ वापस महल में लौट आई। श्रीपुर के बाहर कम लोग राजकुमार मलय को जानते थे, इसलिए वो थोड़ा सहज था। अंजलि और वो ठीक ठाक दोस्त भी बन गए थे। उसने अंजलि पर शाही मेहमान होने का बोझ भी नहीं लादा, इसलिए दोनों ने खूब एंजॉय किया। उसने ऊंट की सवारी की, रेतीली जमीन पर थिरकती औरतों को घूमर करते देखा। अब तक अपनी किस्मत पर कभी कभी उदास होने वाली अंजलि ने रंगीले राजस्थान से ढेर सारे रंग ले लिए थे। वो बहुत खुश थी। शाम ढलने लगी थी, महल में शांति थी। अंजलि अपने कमरे से बाहर निकल आई। बागीचे में यहां वहां दौड़ते मोर उस जगह को वाकई में अनोखा बना रहे थे। एक तरफ लगे फव्वारे से धीमा संगीत सुनाई दे रहा था। वो भटकती हुई रॉयल म्यूजियम तक पहुंच गई। दिन में पर्यटकों की भीड़ में ये जगह कुछ अलग ही लगती थी। अभी वहां एकदम सन्नाटा था, एक डरावना सन्नाटा। अंजलि थोड़ा हिचकते हुए भीतर चली गई। वहां कांच के बड़े शोकेसेस में सालों पुरानी पेंटिंग्स और कुछ किताबें रखी थीं। राजस्थान की ब्लू पॉटरी के बड़े बड़े फूलदान और मर्तबान सजे थे। यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी यात्राओं के दौरान अलग अलग प्रदेश से आए सामान यहाँ सहेज के रखे थे। अंजलि कांच के करीब आकर वहां लिखी जानकारियां पढ़ने लगी। सब कुछ अनोखा था, जैसे कुछ भी सच्चा नहीं, एकदम अनरियल। अंजलि और अंदर गई तो उसे हल्की रोशनी में कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने 2 कदम और बढ़ाए, फिर चौंक कर वापस पीछे आ गई। वहां हथियारों से भरे एक शोकेस के सामने राजा महेंद्र प्रताप सिंह खड़े थे। अंजलि डर कर वापस लौटने लगी तो उनकी भारी आवाज आई, रुक जाओ, देख लो जो देखना चाहती हो। अंजलि पलट गई और मुस्कुराई, लेकिन राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। हाँ, वो वहां से गए नहीं, ठहरे रहे अंजलि के साथ। थोड़ी देर में राजा उसके गाइड बन गए थे। वो उसे वहां रखे बड़े बड़े बख्तरबंद, तरह तरह की तलवारें, कृपाण और चमचमाती कटारें दिखाने लगे।
वो बताने लगे कि इन सभी हथियारों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, क्योंकि इनके बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं था। वो अंजलि को एक एक हथियार की बारीकियां समझाने लगे। उन्होंने एक पेश कब्ज खंजर दिखाया जिसका हत्था चांदी का था और किसी किसी खंजर के हत्थे पर हीरे पन्ने जड़े हुए थे। राजा उसे कहानियों की तरह सब कुछ बताते जा रहे थे कि राजमहल में हथियारों के अलावा युद्ध में काम आने वाले शंख की और जानवरों की भी पूजा होती है, यानी ऊंट, हाथी, घोड़े सब बाकायदा पूजे जाते हैं। अंजलि चुपचाप उनका कहा सुनती जा रही थी। उसे नहीं समझ आया कि आज के आधुनिक युग में हाथियों को बाड़े में बांध कर रखने का क्या औचित्य था, या घुड़साल में बंधे घोड़े किस काम के थे। चलते चलते राजा एक बख्तरबंद के सामने जाकर रुक गए। अंजलि ने उसके सामने लिखे बोर्ड पर उसका वजन पढ़ा और हैरान रह गई। इतना वजन! इसे पहनकर राजा लड़ाइयां कैसे लड़ते थे? राजा महेंद्र सिंह की आंखों के किनारे सिकुड़ गए और पेशानी पर हल्के बल पड़ गए। वो बिना जवाब दिए हुए चलते हुए म्यूजियम के दूसरे कोने पर पहुंच गए। वहां एकदम सन्नाटा था। शायद वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। अंजलि चुपचाप उनके पीछे चलती गई। राजा कुछ देर झरोखे से बाहर देखते रहे, फिर बोले, इस बख्तरबंद का बोझ ढोना एक प्रथा है। हमें इसे अपने कंधों पर उठाए ले जाना है अगली पीढ़ी तक। उसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों न झेलनी पड़े, कितना ही दर्द क्यों न सहना पड़े। अंजलि समझ रही थी कि बात बख्तरबंद की या किसी भी हथियार की नहीं है। वो हिम्मत करके बोली, क्या इतना जरूरी है इसको ढोना? राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बहुत मुश्किल है इसे निकाल फेंकना। क्यों? क्या मुश्किल है? आप राजा हैं, आपके पास पावर है, आप जो चाहे करें। अंजलि ने सामने रखी एक तोप पर हाथ फेरते हुए कहा। राजा हंस दिए, एक खोखली हंसी। फिर बोले, बहुत कठिन है राजा होना। जितना मुश्किल है सत्ता और सम्मान पाना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे बनाए रखना। अंजलि चुप थी। उसको राजा महेंद्र प्रताप का मुखौटा उतरता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा उसके पास आज फिर वही शख्स खड़ा है जो उस शाम झील के किनारे उसे मिला था, जो उसे गूलर के फल तोड़ने के लिए बच्चों की तरह उछलते देख रहा था, लेकिन खामोश था, जिसके भीतर उस शाम भी कोई तूफान मचा हुआ था। अंजलि बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन डर रही थी। पता नहीं कौन सा सवाल उनको फिर एक मुखौटे के पीछे छुपा दे। मेरा बेटा मलय, वो मेरा इकलौता वारिस है, इस रॉयल फैमिली का इकलौता चिराग। राजा बुदबुदाते हुए बोले। अंजलि चुप रही, बस हल्का सा सर हिला दिया। जानती हो, वो नौकरी करना चाहता है, वो राजमहल से बाहर निकलकर अपना काम करना चाहता है। राजा का चेहरा तमतमाने लगा था। नर्म चेहरे पर सख्त हाव भाव भरने लगे थे। अंजलि समझ नहीं पाई कि इसमें परेशानी क्या है। वो बोली, तो जाने दीजिए ना। राजा ने झटके से अपना सर उठाकर अंजलि को देखा। तुमसे पहले भी कहा था मैंने, राजा किसी की नौकरी नहीं करते। कुमार के सर पर और बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आगे जाकर राज परिवार की बागडोर उसको थामनी है, उसे ही लेने हैं सारे फैसले। अंजलि को गुस्सा आने लगा। वो बोली, अजीब बात है, जो अपने फैसले नहीं ले सकता है वो दूसरों के लिए क्या फैसले लेगा। राजा कुछ कहते इससे पहले अंजलि बोली, मेरे पिता मुझे और मां को छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसीलिए मां से उनको कभी लगाव नहीं हुआ। तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। फिर मां चाहती थी कि वो नौकरी करे, अच्छी तरह मेरी परवरिश करें, लेकिन मेरे नाना ने इजाजत नहीं दी। हम उनके घर में रहते थे, उनकी छत्र छाया में, उनके अधीन। हमें से कोई सुखी नहीं था। वजह सिर्फ इतनी रही कि हमने अपने फैसले खुद नहीं लिए। अंजलि का गला भर्राने लगा। हम तो साधारण लोग थे, पर आप जैसे राजे महाराजे भी इतने कमजोर हैं, भीतर से इतने खोखले। अंजलि ने तलखी से कहा, तुम कुछ नहीं जानती हो।
तुम्हें न राजघरानों के दस्तूर पता है, न उनके नियम कायदे, इसीलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। राजा के लहजे में भी तलखी आ गई थी। एक पल में वो शख्स फिर से राजा महेंद्र प्रताप सिंह रॉयल एस्टेट ऑफ श्रीपुर के मोटे बख्तरबंद के भीतर चला गया था। अंजलि कुछ और कहती इससे पहले राजा वहां से जा चुके थे। उसे बहुत गुस्सा आया। मन किया जोर से चीखे चिल्लाए, कहे कि ये सब दिखावा है, ये शान और शौकत, ये ताकत, लेकिन वहां कौन था जो उसकी बात सुनता। अंजलि कमरे में लौट आई। उसको अपना घर, अपना छोटा सा कमरा याद आने लगा। उसे लगा अब वो और यहां नहीं रह सकती, रहना ही नहीं चाहती। उसने वापस अपने घर लौट जाने का मन बना लिया। अगले दिन महल में कठपुतली का शो था। कठपुतलियों के जरिए कहानी कहने की परंपरा राजस्थान में बहुत पुरानी है और इसे वहां के राजाओं और आम रईस लोगों ने अब तक सहेजे रखा है। रेतीले मरुस्थल में रंग बिखेरने के ऐसे कई तरीके यहाँ के लोगों ने खोज रखे थे। अंधेरे दरबार खास में बैठी अंजलि को सभी नाचती कठपुतलियां वहां बैठे लोगों की सूरत से मिलती नजर आ रही थीं। वो लोग जो न जाने किन अदृश्य डोरियों से बंधे किसी अनचाही धुन पर नाच रहे थे। उसी शाम 6 बजे श्रीपुर के स्टेशन पर बैठी अंजलि अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। अपने शहर से यहाँ तक की यात्रा शायद उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा थी। इस पूरे सफर के दौरान उसने न जाने कितने पुल पार किए थे, न जाने कितनी सुरंगों से होकर गुजरी थी। राजमहल में रहकर उसके मन की गांठें खुल गई थीं। अब शायद वो अपने पिता से भी उतना नाराज नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होने लगा था। अंजलि ने एक बार पलटकर स्टेशन पर लगे श्रीपुर के बोर्ड को देखा और ट्रेन में चढ़ गई। अंजलि को घर लौटे हुए कोई 10 दिन होने वाले थे। एक शाम वो ऑफिस से लौटी तो माँ ने उसके हाथ में एक सुनहरा लिफाफा पकड़ा दिया, वैसा ही रेशमी डोरियों और जरदोजी की कढ़ाई वाला। लिफाफे के ऊपर वही रॉयल लोगो बना था, शेर के 2 मुंह और बीच में झंडा। अंजलि हैरान हो गई। अब क्या है? उसने हड़बड़ी में लिफाफा खोला तो उसमें सादे कागज पर लिखा एक खत नजर आया। खत राजा या उनके मैनेजर का नहीं बल्कि मलय का था, राजकुमार मलय। खत क्या कुछ 2-4 लाइनें लिखी थी। मैं मुंबई जा रहा हूं। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे नौकरी दे दी है और महाराज ने इजाजत। एंड यस, दे पे वेल। थैंक यू सो मच। अंजलि के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों के किनारे भीग रहे थे। वो खुश थी राजकुमार के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थी महाराज के लिए। रॉयल एस्टेट ऑफ श्रीपुर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी महल की ऊंची दीवारों से बाहर निकलकर एक पुल पार कर लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।